हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी ग्रुप हिंदी में। तो जैसा कि मैं हिंदी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, जेआईसी एग्ज़ाम की तैयारी करवा रही हूँ और जो लोग हमारे वीडियो पर नए हैं वो इन वीडियो को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आदिकाल को समझाया था, आदिकाल को 10 पॉइंटों में रखा था और उन 10 पॉइंटों में हमने संपूर्ण आदिकाल को समझाया था। और जिन लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है वो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को ज़रूर देख लें। आज मैं उसी से आदिकाल के जो प्रश्न बनते हैं, आदिकाल के जो रिलेटेड प्रश्न हैं, आज मैं उसी को करवाऊँगी। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वो एक बार अपने नोटबुक और पेन लेके ज़रूर बैठें। अगर कोई प्रश्न नया मिलता है तो उसे नोट करें, साथ ही अपने स्कोर हमें ज़रूर बताएँ हैं कमेंट करके। आप सभी से एक प्रार्थना है, तो आप जितने भी लोग वीडियो को देखते हैं तो अपना स्कोर हमें ज़रूर शेयर करें। तो चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है हमारा। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम दिया है। तो हमें बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने के आदिकाल का नाम कौन सा दिया है, आरंभिक काल, चारण काल, दीर्घाथा काल या फिर आरंभिक काल। तो आंसर हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हमें आदिकाल को नाम दिया था क्योंकि इसमें वीर प्रधान रचनाएं थीं और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने काल विभाजन में प्रवृत्तियों को विशेष महत्व दिया है। प्रवृत्तियों के आधार पर ही इन्होंने नामकरण किया है संपूर्ण कालों का। ठीक है, तो इसी आधार पर इन्होंने वीरगाथा काल नाम रखा है हमारे आदिकाल का। ठीक है, आरंभिक काल दिया है आचार्य राम आरंभिक काल दिया है गणपत चंद्र ने। ठीक है, चारण काल दिया है राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, और प्रारंभिक काल दिया है मिश्र बंधुओं ने। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा समझ जाएं, लिखने में थोड़ा जल्दी करती हूँ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, किस लेखक ने हिंदी साहित्य का आरंभिक काल 1050 विक्रम से स्वीकार किया है, राम कुमार वर्मा ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, नागेंद्र या फिर मिश्र बंधुओं ने। तो आंसर हो जाएगा हमारा 2, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही 1050 से जो माना है आरंभिक काल को। ठीक है, आरंभिक काल नाम हालांकि में राम कुमार वर्मा के आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा नहीं दिया है, आरंभिक काल गणपत चंद्र के द्वारा दिया गया है। तो इन्होंने जो काल माना है, समय सीमा मानी है, वो 1050 से 1375 माना है। 1375 माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। विक्रम है इनका, ये याद रखें। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का नाम दिया है। तो रामचंद्र शुक्ल के बाद अकॉर्डिंग जो आधुनिक काल है वो कौन सा नाम है, पहला है वर्तमान काल, आधुनिक काल, गद्य काल या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि मैंने पहला बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया है, जो कालों का नामकरण किया है, वो एक प्रवृत्ति के आधार पर किया है। तो आधुनिक काल में हमारे गद्य रचनाएं बहुत लिखी गई थी, इसी के आधार पर इन्होंने गद्य काल नाम दिया है हमारे आधुनिक काल को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न बनता है, पूर्व माध्यमिक काल रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है, पूर्व माध्यमिक काल को। ठीक है, यहाँ के लिए लिखा है। ठीक है, तो बताना है कि पूर्व माध्यमिक काल को इन्होंने कौन सा नाम दिया है, भक्ति काल नाम दिया, रीतकाल या पूर्व माध्यमिक काल या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा हमारा भक्ति काल। ठीक है, पूर्व मध्य काल को इन्होंने भक्ति काल नाम दिया है और उत्तर मध्य काल को इन्होंने रीतकाल नाम दिया है। ठीक है, रीतकाल नाम दिया है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, आदिकाल को चारण काल किसने कहा है। तो जैसा कि मैंने पहले प्रश्न में बता चुकी हूँ, आदिकाल को जो चारण काल कहा है वो राम कुमार वर्मा ने कहा है। ठीक है, राम कुमार वर्मा के अकॉर्डिंग हम काल विभाजन देखते हैं तो उन्होंने चारण काल और संधि काल को आरंभिक काल में मान रखा है। ठीक है, संधि काल और चारण काल, संधि काल और चारण काल। ठीक है, संधि काल का जो समय सीमा है इन्होंने 700 माना है। ठीक, और जो चारण काल की समय सीमा है वो इन्होंने माना है 1050 से 1375। ठीक, 1375 इस प्रकार से इन्होंने नामकरण किया है आप आदेश हमारे कालों का।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बनता है, रामकुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का आरंभिक काल कब से माना जाता है? तो अभी बताया था कि इन्होंने जो काल विभाजन का आरंभ किया है वो 700 विक्रम से किया है। आंसर हो जाएगा हमारा। मैं सारे क्वेश्चन बता रही हूँ और ऑप्शन नहीं इनको रिवाइज कर रही हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो इसका जो आंसर है 700 विक्रम है। इसके बाद गणपत चंद्रगुप्त आधुनिक काल का आरंभ कब से मानते हैं? तो गणपत चंद्रगुप्त का हमने बताया पहले, जो हमने काल विभाजन करवाया है आदिकाल का, उसमें हमने समझाया है कि जो गणपत चंद्र है उनका काल विभाजन थोड़ा सा हटके है सभी से, और इन्होंने काल विभाजन को आधुनिक काल का जो समय सीमा माना है वो 1857 ईस्वी माना है, और से 1964 ईस्वी माना है। बाकी सभी ने विक्रम माना है, इन्होंने ईस्वी को रखा है, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? हमें बताना है कि आदिकाल का नाम कौन सा नहीं, आदिकाल, चारणकाल, संधिकाल या और सामंत काल या फिर संधिकाल। तो संधिकाल आधुनिक आदिकाल में नहीं रखा गया है क्योंकि इसका समय था वो 700 विक्रम था, ठीक है। 700 विक्रम इन्होंने जो समय सीमा है वो इन्होंने रामकुमार वर्मा ने संधिकाल नाम दिया है, जो संधिकाल हमारा आदिकाल में नहीं आता है, इसीलिए इसको अलग कर दिया है कि आदिकाल में नहीं आता है, ठीक है। चारण काल जो है वो आदिकाल का नाम है। आदिकाल नाम हमारा जो कहा है वो हजारी प्रसाद के द्वारा है, नाम दिया गया है हजारी प्रसाद के नाम। चारण काल रामकुमार वर्मा, सिद्ध सामंत काल राहुल साकृत्यायन, राहुल साकृत्यायन। इस प्रकार से इसका काल विभाजन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, राहुल साकृत्यायन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? तो बताना है कि हिंदी का राहुल साकृत्यायन के अकॉर्डिंग हिंदी का पहला कवि कौन है? लोईप्पा, सरहप्पा, सालभद्र सूरी या फिर चंद्र बरदाई। तो आंसर हो जाएगा हमारा 3। सालभद्र सूरी को सरहप्पा को ये हिंदी का पहला कवि मानते हैं राहुल साकृत्यायन, ठीक है। सालभद्र सूरी को मानते हैं गणपत चंद्र। गणपत चंद्र के द्वारा जो माना जाता है वो सालभद्र सूरी को मानते हैं, और रामकुमार वर्मा मानते हैं स्वयंभू को। वर्मा मानते हैं स्वयंभू को पहला कवि, ठीक है। इस प्रकार से ये पहले कवि हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, राहुल साकृत्यायन के अनुसार सरहप्पा का समय काल क्या है? तो बताना है कि सरहप्पा का जो समय काल है वो क्या है। साकृत्यायन के अनुसार 7वीं सदी है, 10वीं सदी है, 13वीं सदी या फिर 4थी सदी है। तो आंसर हो जाएगा इसका, सरहप्पा का समय काल जो मानते हैं वो 7वीं सदी मानते हैं साकृत्यायन जी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बनता है, हिंदी का पहला कवि पहला ग्रंथ माना जाता है? तो बताना है कि हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है। भरतेश्वर बाहुबली रास है, या फिर श्राविका 4 है, पृथ्वीराज आसो है, पाहुड़ है। तो आंसर हो जाएगा 2। श्राविका 4 रचना है, इसका समय काल है 933 ईस्वी। 933 ईस्वी की 933 ईस्वी में लिखी गई ये रचना है, और इसके रचयिता हैं देवसेन के द्वारा लिखा गया श्राविकाचार ग्रंथ है, जिसका समय काल है 933 ईस्वी, और ये हिंदी का पहला ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा है, श्राविकाचार के रचयिता हैं तो अभी बताया है देवसेन है। इसके बाद नेक्स्ट है, जगनिक द्वारा रचित वीर रस प्रधान ग्रंथ कौन सा है? जगनिक के द्वारा रचित है पृथ्वीराज रासो है, खुमान रासो है, परमाल रासो है, या फिर पृथ्वीराज रासो है। तो आंसर हो जाएगा हमारा परमाल रासो। परमाल रासो को आलखंड भी कहा जाता है, आलखंड कहा जाता है, ठीक है। ये महुआ यूपी उत्तर प्रदेश के महुआ जिले के 2 वीर योद्धाओं का वर्णन है, जिसे आला और उदल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये बरसात में गाया जाता है, बरसात में इसका जो गायन लोग करते हैं वो बरसात के महीने में करते हैं, ठीक है। इसके साथ ही
बीसलदेव रासो नल्हा सिंह के द्वारा रचित है। कुमार रासो दलपत विजय के द्वारा लिखी हुई रचना है। परमाल रासो जगनिक की है और पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी अवधारणा अधिक उपयुक्त है? ये प्रामाणिक रचना है, अर्ध प्रामाणिक रचना है और अप्रामाणिक रचना है या फिर जाली ग्रंथ है। तो इसके विषय में हमें 3 मत मिलते हैं टोटल। ठीक है, 3 मतों में ये इसका जो अवधारणा को रखा गया है। पहला है प्रामाणिक रचना। प्रामाणिक रचना जो मानते हैं वो है, प्रामाणिक रचना है वो मानते हैं श्याम सुंदर दास, ठीक है, श्याम सुंदर दास मानते हैं प्रामाणिक रचना। साथ में ही सुमिति चटर्जी मानती हैं, सुमिति चटर्जी, सुमिति चटर्जी के द्वारा माना जाता है कि जो रासो साहित्य है, पृथ्वीराज रासो है, वो एक प्रामाणिक रचना है। इसके बाद दूसरा जो मत मिलता है वो है अप्रामाणिक रचना। इसको रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। शुक्ल के द्वारा अप्रामाणिक माना जाता है। साथ ही बूलर, ये 2 विद्वान हैं जो पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना मानते हैं। इनका कोई प्रमाण नहीं, कोई अस्तित्व नहीं मानते हैं। यही एक कहावतें हैं, ओनली कहानियों के थ्रू इसको के आधार पर रखा है। ठीक है, इसके बाद अर्ध प्रामाणिक जो रचना है वो मानते हैं हजारी प्रसाद। तीसरा हमारा मत मिलता है अर्ध प्रामाणिक। ठीक है, तो अर्ध प्रामाणिक में आते हैं हजारी प्रसाद, दूसरे आते हैं मिश्र बंधु। ये 2 विद्वान हैं पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दूसरा प्रश्न है, रासो साहित्य की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त मत कौन सा है? बताना है कि उपयुक्त मत रासो साहित्य के विषय में कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन है इसके, रासो की उत्पत्ति रासक से हुई है, रासो की उत्पत्ति रास से हुई है, रासो की उत्पत्ति रसायन से हुई है। इनमें से कोई नहीं। ये हमें मत मिलते हैं रासो शब्द के विषय में। ठीक है, तो इसके अनुसार इसमें 2 जो मत हैं वो उल्लेखनीय मत हैं। पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, पहला इसमें हजारी प्रसाद का है। हजारी प्रसाद रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से मानते हैं। ये याद रख लेना आप लोग कि कौन इसको रासक से मानता है, कौन इसे रसायन से मानता है, कौन इसे रास से मानता है। तो ये उपयुक्त जो सर्व संपन्न जो मत हैं वो उल्लेखनीय मत हैं, वो 2 मूल रूप से 2 माने जाते हैं, एक रासक और दूसरा है रसायन। तो रासक शब्द का जो आरंभ उत्पत्ति है वो आचार्य हजारी प्रसाद मानते हैं कि जो रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से हुई है। इनका कहना है हजारी प्रसाद का कि रासक एक अपभ्रंश का छंद है। इसमें 29 मात्रा हैं, 29 मात्राओं का ये छंद है। इसी के आधार पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको रासो शब्द की जो उत्पत्ति रासक से मानते हैं कि अपभ्रंश भाषाओं में ही ज़्यादातर जो साहित्य रासो साहित्य लिखे गए वो अपभ्रंश भाषा में लिखे गए। इसी आधार पर उन्होंने कहा है कि जो रासक शब्द है, जो रासक छंद है, इसी के आधार पर रासो शब्द को नाम दिया गया है रासो ग्रंथ। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो उल्लेखनीय मत मिलता है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो मानते हैं वो रसायन शब्द से मानते हैं। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानते। इनका अनुसार इनका कहना है कि जो बीसलदेव रासो लिखा गया था और नल्हा सिंह के द्वारा, तो उन्होंने एक दोहा लिखा है। वो दोहा हम आपको बताना चाहेंगे। जो दोहा है वो है, नल्हा रसायन आरंभ भई शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी। ये पंक्ति हैं हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अकॉर्डिंग मानने के लिए
कि इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो उन्होंने बीसल देव रासो लिखा था नल्ला सिंह ने, उन्होंने ये कहा है एक उनके अपने ग्रंथ को आरंभ करने से पहले कि नल्ला रसायन आरंभ भई, ठीक है, आरंभ भई शारदा टूठी ब्रह्म कुमारी। इस आधार पर ये रामचंद्र शुक्ल हैं रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने रसायन शब्द नाम दिया है रासो को नल्ला सिंह ने, ठीक है। इस आधार पर हम इस ग्रंथ को मानते हैं, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानते हैं। ये उल्लेखनीय दो मत मिलते हैं हमारे हिंदी साहित्य में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आदिकाल में मनोरंजन साहित्य की रचना किस से मानी जाती है, कि आदिकाल में जो मनोरंजन साहित्य लिखे गए थे वो किसने लिखे थे? चंद बरदाई ने लिखे थे, विद्यापति ने लिखे, अमीर खुसरो ने, गोरखनाथ ने। तो आंसर हमारा हो जाएगा 3, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के द्वारा ही हमारे हिंदी साहित्य में जो मनोरंजन साहित्य लिखे गए थे, मुरखियाँ लिखी गई थी, पहेलियाँ लिखी गई थी, वो हमारे अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। तो इसी आधार पर इन्हें मनोरंजन साहित्य की साहित्यकार भी माना जाता है, अमीर खुसरो को। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, गोरखवाड़ी का संपादन किसने किया था? गोरखवाड़ी एक रचना है गोरखनाथ की, ठीक है, उसका संपादन किसने किया था? तो ऑप्शन है हमारे माता प्रसाद, वासुदेव सरल अग्रवाल, पीतम्बर बड़थवाल और श्याम सुंदर दास, ठीक है। ये इधर आगे बढ़ गया है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 4, पीतम्बर बड़थवाल के द्वारा ही जो गोरखवाड़ी का संपादन किया है, गोरखनाथ की जो रचनाएं हैं उनका संपादन किया है उन्होंने गोरखवाड़ी के नाम से, तो पीतम्बर बड़थवाल इसका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सिद्धों की संख्या मानी जाती है। सिद्धों की संख्या हमारे हिंदी साहित्य में नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य और रासो साहित्य 4 प्रकार के साहित्यिक लिखे जा रहे थे। उसमें बताना है कि सिद्धों की जो सिद्धों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 38 थी, 47 थी, 84 थी या फिर 64 थी? तो आंसर हो जाएगा हमारा 3, 84 सिद्ध माने जाते हैं हमारे साहित्य में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? नारी को यानी कि नारी को अलग और निग्रह माना है, वो किस संप्रदाय में माना है? नाथों में माना, जैनों में माना, इंद्रिय निग्रह में माना या फिर सिद्ध संप्रदाय में माना? तो आंसर हो जाएगा इसका नाथ जो थे वो नारी को एक तुच्छ मानते थे, नारी को अपने आसपास नहीं रखना चाहते थे, नारी से अलग हटके अपने जीवन का उत्थान करने का इनका मानना है कि नारी के साथ में रहकर उनके जीवन का उत्थान नहीं हो सकता है, तो उन्होंने नारी की निंदा की है, नारी को अलग किया है, तो वो नाथों के द्वारा हुआ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, अपभ्रंश एवं राजस्थानी, यहाँ राजेश लिख गया है, उसको काट दें आप लोग, ये काट दें राजेश, ठीक है, राजेश नहीं है, राजस्थानी है, ठीक है। अपभ्रंश प्लस एवं राजस्थानी भाषा के योग से बनी भाषा को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा डिंगल। अपभ्रंश प्लस राजस्थानी भाषा को कहते हैं डिंगल, ठीक है। और ब्रज भाषा राजस्थानी को कहते हैं अपभ्रंश प्लस, यहाँ अपभ्रंश है, हमने राजस्थानी कर दिया, ठीक है। ब्रज भाषा प्लस अपभ्रंश को कहते हैं पिंगल। हमारे आदिकाल में 2 प्रकार के साहित्य लिखे जा रहे थे, 2 प्रकार की भाषा में साहित्य लिखे जा रहे थे, पहली डिंगल में और पिंगल में, दोनों भाषाओं में लिखे जा रहे थे। तो यही बताना है कि डिंगल भाषा को कौन सी भाषा थी जो जिसे हम डिंगल कहते थे, कौन सी भाषा थी उसे हम पिंगल कहते थे? तो जिस भाषा में राजस्थानी और प्लस अपभ्रंश भाषा का योग था उसको डिंगल नाम दिया गया था, और ब्रज भाषा प्लस अपभ्रंश का जिसमें योग था उसे पिंगल नाम दिया गया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, मैथिली भाषा में रचित ग्रंथ, नहीं लिख लेना आप लोग यहाँ पर, ठीक है, नहीं, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, नहीं, ठीक है। तो वर्ड रत्नाकर हमारी मैथिली भाषा में लिखा गया है, ठीक है, प्राकृत, पेंगलम और राहुल बेल,
इसके साथ पदावली, ये तीनों ही जो ग्रंथ हैं वो मैथिली भाषा में लिखे गए, नहीं लिखा गया है वो प्राकृत पेंगलम। प्राकृत पेंगलम नहीं लिखा गया है मैथिली भाषा में, ठीक है। बाकी तीनों ग्रंथ लिखे गए हमारी मैथिली भाषा में। वर्ण रत्नाकर ज्योतिष ठाकुर की है, राहुल बे रोड़ा की है। पदावली विद्यापति के द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध रचना है, जिसे आधार पर इन्हें मैथिल कोकल कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पदावली की रचना मैथिली भाषा में की थी और इतनी अच्छी की थी कि लोगों ने इनको उसी के जो भाषा के आधार पर ही उनका विद्यापति का नाम दे दिया था, एक उपनाम दे दिया था, जिसे मैथिल कोकिल के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। तो पदावली के आधार पर इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा है शिलाओं पर लिखा ग्रंथ है। तो बताना है कि शिलाओं पर जो लिखा ग्रंथ कौन सा है। पहला है प्रबंध चिंतामणि, चर्यापद और युक्त विक्त प्रकरण और राहुल बेल। यहाँ वीर लिखा है, वेल कर लें, राहुल बेल, ये रोड़ा के द्वारा लिखा है, ठीक है। ये और ये हमारे दूसरी सदी की रचना मानी जाती है। दूसरी सदी की रचना है राहुल बेल, रोड़ा के द्वारा लिखी गई है। इसमें नायिकाओं के नक्सिक वर्णन एवं नायिकाओं का भेद इसमें उल्लेख किया गया है और इसके साथ ही इसमें 25 छंद हैं, ठीक है। इसके और बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 22, वो है पृथ्वीराज रासो को आप किस वर्ग में मानेंगे। पृथ्वीराज रासो को किस वर्ग में मानते हैं। राजनीतिक ग्रंथ है या फिर सांस्कृतिक ग्रंथ है, श्रृंगारिक ग्रंथ है या फिर वीर रस प्रदान ग्रंथ है। तो आंसर हो जाएगा हमारा A3, ठीक, यानी कि श्रृंगारिक यह एक महाकाव्य है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो को, और ये एक श्रृंगारिक रचना है। इसमें चंद्रबरदाई और इसके साथ ही पृथ्वीराज रासो का जो समय काल है वो है 1334 ईस्वी माना जाता है पृथ्वीराज रासो का समय, ठीक है। और ये श्रृंगारिक रचना है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न हमारा, ये चंद्रबरदाई का इसमें उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसके बाद है राहुल साकृत्यायन द्वारा संपादित कौन दोहा कोश में किस कवि की रचनाओं को संपादित किया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा एक सरहप्पा की जो रचनाएं हैं वो राहुल साकृत्यायन ने दोहा कोश के नाम से संपादित किया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भला हुआ जो मारिया बहनी मारुकंठ, ये जो पंक्ति मिलती हैं वो किसकी हैं। वो हेमचंद की, सौलभद्र सूरी की हैं या फिर धनपाल की, जोइंद की। तो इसमें दो मत मिलते हैं, कुछ लोग इसे सोनभद्र सूरी की रचना मानते हैं और कुछ लोग इसे मंजू कवि की रचना मानते हैं, ठीक है। मंजू कवि की दो इस रचनाओं के मत मिलते हैं इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, प्राकृत पेंगलम किस विषय पर केंद्रित रचना है। बताना है कि प्राकृत पेंगलम जो रचना है वो किस विषय पर आधारित है। काव्य शास्त्र है, छंद शास्त्र है, न्याय शास्त्र है या फिर दर्शन शास्त्र है। तो आंसर हो जाएगा इसका 2, यानी कि छंद शास्त्र है प्राकृत पेंगलम। इसके साथ ही प्राकृत पेंगलम किसी विशेष कवि के द्वारा लिखित रचना नहीं है, ये विभिन्न कवियों की रचनाओं का समूह है। विभिन्न कवियों के द्वारा रचित रचनाओं का समूह है इसमें प्राकृत पेंगलम में, और यह एक छंद शास्त्र है, ठीक है। तो आज इतना ही, और जिन लोगों पे कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग वीडियो पे नए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और सबसे मेरी प्रार्थना है लास्ट में कि जिन लोगों ने जितना भी स्कोर किया है वो एक बार स्कोर हमें ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। तो आज इतना ही, थैंक यू।